Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Hello students, welcome back to Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Students, in our last video we have seen India before 1857. In this video we will see the next part, that is freedom of India, and we are going to read about formation of INC, that is Indian National Congress, leaders of the Congress, spirit of nationalism, the coming of Mahatma, Khilafat movement, Jallianwala Bagh massacre, non-cooperation movement, Dandi March, Quit India movement and India gains freedom. So let's start. Students, in our last video we have seen that the strict laws and regulations imposed by the British led to the dissatisfaction among Indian rulers, weavers, farmers or soldiers. They all felt exploited and suffered at the hands of the British. मतलब जो स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस थे, लॉस थे और ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थी इंडिया के अंदर, उनकी वजह से यहाँ के जो राजाओं थे, यहाँ के जो बुनकर थे, जो किसान थे, जो सोल्जर्स थे, वो डिससेटिस्फैक्टेड थे. मतलब उनके अंदर एक असंतोष था, उनको ये पॉलिसीज़ मंजूर नहीं थी क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिश जो है हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, और ये बिल्कुल सही भी था. लेकिन इसके बारे में जो है सबसे पहले सोचा यहाँ के जो इंडिया के जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि एक इंडिया को अब यूनाइट होने की ज़रूरत है, और यही जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, ये इंडिया में स्प्रेड हुई और इसके चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC का फॉर्मेशन हुआ इन 1885. The INC was formed by A.O. Humes on 20th December 1885 at Gokuldas Tejpal Sanskrit College. You can see the picture. This college is in Mumbai. It was created so that the educated Indians could initiate a political dialogue with the British and also convey the demands of millions of Indians. अब यहाँ के जो millions of इंडियंस थे, उनकी जो डिमांड्स थी उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए उनसे बातचीत करना ज़रूरी था, और इसीलिए INC का फॉर्मेशन हुआ. WC बैनर्जी जो थे वो इसके प्रेसिडेंट चुने गए, और A.O. ह्यूम्स जो थे वो इसके जनरल सेक्रेटरी थे. तो दिस इज A.O. ह्यूम एंड ही इज WC बैनर्जी. द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के अलग अलग पार्ट से 72 डेलीगेट्स आए थे, लीडर्स आए थे, जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया. द सेशन ऑफ द INC वर हेल्ड एवरी ईयर. हर साल इनकी मीटिंग होती थी, और उनमें से जो कुछ लीडर्स थे, प्रोमिनेंट जो लीडर्स थे, वो थे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, देन SN बैनर्जी. ये कुछ लीडर्स थे कांग्रेस के. लेकिन इनमें से जो बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता जो थे, इनके जैसे जो कुछ लीडर्स थे, इन लीडर्स का लुक जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ वो मॉडरेट था. दे बिलीव दैट रिफॉर्म्स वुड टेक प्लेस ग्रेजुअली एंड दैट द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस वुड प्रिवेल. उनको ऐसा लगता था कि बातचीत से हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को मना लेंगे. द INC ऑल्सो डिमांडेड पॉलिसीज दैट वर बेनिफिशियल फॉर इंडियंस, प्रोवाइडेड जॉब्स टू इंडियंस एंड इन द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एंड मेड श्योर दैट इंडियंस एंजॉयड बेटर लिविंग कंडीशंस. ये सारी डिमांड्स थी INC की. इंडियंस को जॉब्स प्रोवाइड करना, उनको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना, ये सारी मांगे थी इंडिया के लीडर्स की. तो मॉडरेट्स का जो पीसफुल अप्रोच था वो फेल हो गया, क्योंकि ब्रिटिश वर नॉट विलिंग टू पे एनी हीड टू देम एंड दे केप्ट एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन मासेस. ब्रिटिशों ने अपना एक्सप्लॉइटेशन जो था इंडियन पीपल का वो आगे चालू रखा. दिस ब्रॉट फोर्थ अ न्यू ग्रुप ऑफ लीडर्स इन द कांग्रेस लीडर्स सच एज बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लजपत राय, who felt the need to involve the common people of India in the freedom struggle. इनको लगा कि यहाँ की जो कॉमन लोग हैं इंडिया के, उनको हम फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व करें. तिलक डिमांडेड सेल्फ रूल फॉर द इंडियंस एंड सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. दीज लीडर्स वर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट. और ये जो एक्सट्रीमिस्ट जो थे लीडर्स, ये फोर्सफुली जैसे कि एजिटेशन है या फिर जिसको हम कहते हैं बहिष्कार है, स्ट्राइक्स है, इन रास्तों से इनको लगता था कि हम जो है ब्रिटिश से अपने इंडिया को फ्री कर सकते हैं. तो इन्होंने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जो थे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा. तो ये सोच थी एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे कांग्रेस के, उनकी. अब यहाँ पे दो आप ग्रुप्स देख सकते हो. एक्सट्रीमिस्ट
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, ये कुछ ऐसे लीडर्स थे। और जो मॉडरेट्स थे जो कि बातचीत से इसका सोल्यूशन चाहते थे, उनमें दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, ये सब थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंडिया में ब्रिटिशों ने एक नया फंडा हम जिसको कह सकते हैं उन्होंने स्टार्ट किया कि ये जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इंडिया के लोगों के अंदर आ रही है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि इसकी वजह से ब्रिटिश जो थे वो बिल्कुल चिंतित हो गए थे, एंग्जाइटी उनके अंदर आ गई थी और उन्होंने फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी वो अपनाई। ऑन 20 जुलाई 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन। उन्होंने जो है बंगाल को अलग कर दिया, दो पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया। वाई? One part of Bengal was to have Muslims in a majority and the other was to have a Hindu majority, and this was done so that the unity among the Hindus and Muslims could be broken। और इन्होंने इस बंगाल को दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ईस्टर्न जो बंगाल था उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स रहते थे और जो इस तरफ का जो बंगाल का पार्ट था उसमें हिंदूज रहते थे। तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम्स एक नहीं हो, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट की और उसको डिवाइड कर दिया। हिज लॉर्ड कर्जन, ये लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम के जो गवर्नर थे, गवर्नर और जिसको हम कह सकते हैं कि वाइसराय ऑफ इंडिया थे, तो इन्होंने ये किया, दिस वाज हिज पॉलिसी। लेकिन इसका असर कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो हुआ स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट। अब इंडिया के लोग जो थे दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल द INC लॉन्च द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। People were asked to boycott goods made in Britain and buy goods which were made in their own country। स्वदेशी का मतलब है हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स बनते थे इंडिया के उनको ही खरीदना, और जो ब्रिटेन से आने वाला गुड्स था, जो भी वहाँ से आने वाले प्रोडक्ट्स थे उनको नहीं खरीदना, उनका बहिष्कार करना। बोनफायर्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स स्पेशली क्लॉथ्स, तो इस तरह के जो बोनफायर थे वो उन्होंने शुरू किए, मतलब कि उनको होली कर दी उन क्लोथ्स की, जो भी सामान वहाँ से आ रहा था ब्रिटेन का उसको उन्होंने जला दिया। तो bonfire of British goods, especially clothes, were held in several parts of India. The movement spread from Bengal to other parts of the country like Pune, Mumbai and Chennai. A large number of college women participated in this movement and the British tried their best to crush the movement by mercilessly beating the protesters। उन्होंने protesters को बहुत बुरी तरीके से पीटा, उनको जेल में डाला, लेकिन finally what happened? They reunited Bengal in India इन 1911 में उन्होंने बंगाल को वापस जो है एक पूरे पार्ट में यूनाइट कर दिया बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर पार्टीशन। और ये जो अनफेयर पार्टीशन था इसके अपोज में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है उसको वो रीयूनाइट कर दिया। देन रिवोल्यूशनरीज वर द पीपल हु बिलीव्ड that the British rulers would be treated in the same way in which they treated the Indians। इनका ये कहना था कि इंडिया के लोगों को जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रीट करती है सेम वे में उनको भी ट्रीट करना चाहिए, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। दे बिलीव दैट द ब्रिटिश कुड बी ड्राइवन अवे बाय यूजिंग द फोर्स, और इनको हम फोर्सफुली जो है इंडिया से बाहर निकाल सकते हैं। दे वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर मदरलैंड। हमने इनके बारे में बहुत सुना है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये अपनी मातृभूमि के लिए अपनी लाइफ का जो सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार थे। They killed many British officers, however most of the revolutionary leaders were punished severely and even put to death। और हमें पता है कि इनको जो है फांसी लगाई गई थी because they were protesting। Some of the prominent revolutionaries were Bhagat Singh, Rajguru, then Chandrasekhar Azad, Sardar Ajit Singh, Batukeshwar Dutt, Master Da, Surya Sen, Arbindo Ghosh, वीर सावरकर, उधम सिंह, खुदीराम बोस, ये कुछ जो थे रिवोल्यूशनरीज थे और इनका ये मानना था कि हम जो है ब्रिटिशों को उनके रास्ते से ही, यानी कि उनका जो तरीका था इंडिया को एक्सप्लॉइट करने का, वैसे ही फोर्सफुली हम उनको यहाँ से निकाल देंगे। देन कम्स गांधी जी। गांधी जी के चाइल्डहुड के बारे में हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे। तो मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। आप देख सकते हो उनका ये जन्मभूमि है, कीर्ति मंदिर के नाम से अब ये जाना जाता है, जो कि उनका घर है पोरबंदर, गुजरात में। और ये अब इस तरह से
वहाँ पर इसको रखा गया है, बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। तो आप कभी पोरबंदर जाएंगे तो ज़रूर इसको विजिट कीजिएगा। एज अ चाइल्ड गांधी जी वॉज वेरी शाय, वो बहुत शर्मीले थे, एंड अवॉइडेड द कंपनी ऑफ हिज क्लासमेट्स। ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, वो एवरेज स्टूडेंट थे। गांधी जीज books and lessons were his sole companions. He never lied either to his teachers or to his schoolmates. Gandhiji were deeply inspired by the stories of श्रवण एंड राजा हरिश्चंद्र। वो जो है राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की जो स्टोरीज थी उन्होंने सुनी हुई थी और उनसे वो इंस्पायर हुए। इन स्टोरीज का उनकी लाइफ पे, उनकी सोच पे बहुत असर हुआ। When Gandhiji was in school, in high school, Mr. Gills, the education inspector, had come for an inspection during the exams. जैसे स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं, इंस्पेक्शंस होते हैं, तो ऐसे एक एग्ज़ाम चल रहा था स्कूल में और मिस्टर गिल्स जो थे इंस्पेक्टर, एजुकेशन इंस्पेक्टर, वहाँ पर इंस्पेक्शन करने आए। He asked the students to write 5 words as a spelling exercise. One of the words was kettle, and Gandhiji had misspelled it. His teacher prompted Gandhiji to copy the spelling from his neighbor's slate, but Gandhiji did not do so. Everyone got the spellings correct except Gandhiji. गांधी के जो टीचर थे उन्होंने उनको कहा कि आप दूसरे बच्चे की कॉपी से स्लेट यूज़ करते थे पहले लिखने के लिए, तो उससे आप जो है सही स्पेलिंग आप कॉपी कर लीजिए। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया और वो अकेले थे जिनका स्पेलिंग रॉन्ग हुआ क्योंकि वो उनको आता नहीं था और उन्होंने उसको कॉपी नहीं किया। तो गांधी जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि सत्य है, अहिंसा है, जिसको हम नॉन वायलेंस कहते हैं, सत्याग्रह है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लाइफ में हमें इंस्पायर करती हैं। Then comes the First World War. It broke out in 1914. 28 जुलाई 1914 को ये स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ 11 नवंबर 1918 को। एंड दिस वॉर वॉज फॉट बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी एंड टर्की। ये जो कंट्रीज़ थे ये अलग थे और इनके अपोजिट थे फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं, रशिया और इटली एंड जापान। तो ये जो कंट्रीज़ थे इनके बीच में जो है 2 ग्रुप्स में ये कंट्रीज़ थे और इनके बीच में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था। अब इंडिया में जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन्होंने इंडिया के जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, उनको ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ ये वॉर फाइट करने के लिए भेज दिया। ओके, इन एडिशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड हेवी टैक्सेशन ऑन द इंडियंस टू रिकवर द लॉसेज इनकर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। अब इस वर्ल्ड वॉर में जो भी उनका लॉस हुआ था उसको फुलफिल करने के लिए, उस लॉस को रिकवर करने के लिए उन्होंने इंडिया यानी कि इंडियन जो थे उन पे हेवी टैक्सेशन लगा दिया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। द ब्रिटिश कंटिन्यूड विद द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और उन्होंने अपनी वही जो स्ट्रैटेजीज थी डिवाइड एंड रूल वाली उसको रिलीजियस बेस पे उन्होंने स्टार्ट किया और इसका जो इफेक्ट था वो था फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1906। तो 1906 में मुस्लिम लीग जो थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसका फॉर्मेशन हुआ। द कमिंग ऑफ महात्मा। After his university education, Gandhiji went to London to train as a barrister. यूनिवर्सिटी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद गांधी जी लंदन गए एज अ बैरिस्टर। आफ्टर हिज ट्रेनिंग ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू वर्क इन अ लॉ फर्म, और उनके ट्रेनिंग के बाद वो साउथ अफ्रीका गए वहाँ के लॉ फर्म में काम करने के लिए। गांधी जी वॉज सरप्राइज टू सी द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लैक पीपल एट द हैंड्स ऑफ द माइनॉरिटी वाइट पॉपुलेशन। जैसे इंडिया में ब्रिटिश आए थे वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी जो कुछ वाइट लोग थे यानी कि जो यूरोपियन लोग थे वो साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल थे, वहाँ के जो नेटिव लोग थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो गांधी जी वहाँ पर 20 ईयर्स तक रहे। ही स्टेड इन साउथ अफ्रीका फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स एंड वॉज सेंट टू प्रिजन मैनी टाइम्स। और इस दौरान उनको बहुत बार जेल भी भेजा गया क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो डोमिनेशन था वाइट्स का, जो वहाँ के जो यूरोपियन पीपल जो बाहर से आए थे वहाँ जो कॉलोनाइज कर रहे थे उस कंट्री को, साउथ अफ्रीका को, तो उनके अगेंस्ट गांधी जी लड़े वहाँ पर। और वो किसके लिए लड़े? जो ब्लैक पीपल थे, जो वहाँ के साउथ अफ्रीका के लोग थे, उनके लिए वो लड़े। उनके जो बेसिक राइट्स थे, ह्यूमन राइट्स थे, उनके लिए उन्होंने लड़ाई की। इंक्लूडिंग सम इंडियन इमिग्रेंट्स, यहाँ के इंडिया से जो इमिग्रेंट्स जो वहाँ पर गए थे उनके लिए भी वो लड़े। देन गांधी जी रिटर्न, एक इंसिडेंस है यहाँ पर। एक बार महात्मा गांधी जो थे वो 7 जून 1893 को एक ट्रेन से जा रहे थे साउथ अफ्रीका में, और उनको जो है साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश लोग थे, जो यूरोपियन लोग थे, उन्होंने ट्रेन से बाहर निकाल दिया धक्के मार के क्योंकि वो ब्लैक थे। तो इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर हो रहा था साउथ अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट गांधी जी ने आवाज़ उठाई।
महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915। वो इंडिया में आए 1915 में। ही केम बैक एंड वेंट अराउंड द कंट्री टू सी द कंडीशंस दैट द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया वर फेसिंग। इंडिया में आते ही उन्होंने पूरे देश में अपना जो है भ्रमण शुरू किया। वो छोटे छोटे विलेजेस से लेकर के बड़ी बड़ी जो गांव थे उनको दौरा किया उन्होंने, और वहाँ के जो कॉमन लोग थे, जो आम लोग थे, उनकी क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, इसके बारे में वो जानने लगे। इसके लिए उन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ़ाइट करेंगे उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है सत्याग्रह यानी कि डिवोशन टू ट्रूथ, और अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। तो ये दो वेपन्स थे उनके लड़ाई लड़ने के ब्रिटिशों के खिलाफ, अहिंसा और सत्याग्रह। He traveled many parts of India and realized that the society was divided on the basis of caste system. There was poverty, illiteracy, untouchability and the people were being exploited by the British. इंडिया में उन्होंने देखा कि लोगों में गरीबी है, यहाँ के लोग अशिक्षित है, यहाँ पर छुआछूत मानी जाती है, कास्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से बहुत पॉवर्टी है। गांधी जी realized that in order to gain independence from the British, it was important to unite the Indians. उन्होंने ये देखा इंडिया में पूरे घूमने के बाद कि इंडिया को यूनाइट करना होगा। ही एन्जॉयड ट्रिमेंडस फॉलोइंग अमंग द कॉमन इंडियंस एज अ मिलियंस फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जॉइंड हिज कॉज। ही स्ट्रांगली अपोज इंडियन सोशल एविल सच एज अनटचेबिलिटी। और उनका जो एक कॉज था, उनका जो ये फीलिंग था कि हमें इंडिया को यूनाइट करना है, इसके लिए जो यहाँ के आम लोग थे, कॉमन पीपल थे, उन्होंने उनका साथ दिया और सभी को वो यूनाइट करने लगे। देन कम्स खिलाफत मूवमेंट। This movement was started initially by Muslim leaders against the British following the events of the First World War. The British before the war had promised the Muslims that the powers of the Sultan of Turkey will not be taken away after the war, so that they would support them during the war. But after the war ended, they broke their promise. In the First World War, Turkey had fought against the British and the Sultan of Turkey was the Caliph or the supreme religious leader of all Muslims in the world. So when the British went back on their words, the Muslims were really angry with them and began the खिलाफत movement. अब खिलाफत movement क्यों स्टार्ट हुई कि जो मुस्लिम्स के जो रिलीजियस लीडर थे, जो टर्की के सुल्तान थे, है ना, खलीफा जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने भी इस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था और वो ब्रिटिशों के अगेंस्ट में लड़े थे। लेकिन इस लड़ाई में, इस वर्ल्ड वॉर में जो है टर्की हार गया था और उसमें उनको मार दिया गया, सुल्तान को। तो इसका जो एक बहुत बड़ा असर पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे उनके ऊपर हुआ, और इसकी एक वजह थी कि इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उनके अंदर भी ब्रिटिशों के अगेंस्ट एक गुस्सा जो था वो निकल के बाहर आया। खिलाफत मूवमेंट वॉज अ सिग्निफिकेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय द अली ब्रदर्स। और ये जो मूवमेंट था उसका जो स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था इस मूवमेंट को, वो थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। This was an attempt by the Indian Muslim community to unite together in support of the Turkish Empire ruled by the Khalifa Ottoman Sultan, which was attacked by European powers. तो इस तरह से जो इंडिया में मुस्लिम लोगों के अंदर एक भावना जागरूक हुई कि हमें इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए हमें लड़ना है, इंडिया के लोगों के लिए लड़ना है, और इसलिए वो ब्रिटिश के अगेंस्ट गए। तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सुल्तान। इसका जो एक बहुत अच्छा कॉज था इस मूवमेंट से जो है कि इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए, और गांधी जी को ये लगा कि अब इंडिया में ब्रिटिशों को अगर निकालना है इंडिया से, तो हिंदू और मुस्लिम जो है अब एक साथ आ सकते हैं। देन कम्स जालियांवाला बाग मैसेकर। इन 1919 द ब्रिटिश पास्ड अ न्यू लॉ कॉल्ड द रॉलेट एक्ट। और ये जो रॉलेट एक्ट था, इसमें ये कहा गया था कि एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन विदाउट अ ट्रायल। ट्रायल के बिना ही, सिर्फ अरेस्ट करने के बाद किसी भी पर्सन को जो है जेल में डाला जा सकता है। गांधी जी एंड अदर कांग्रेस लीडर्स आस्क्ड द पीपल टू अपोज द लॉ एंड होल्ड मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। गांधी जी और जो दूसरे कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने लोगों से कहा कि हम इसका अपोज करेंगे, और इसलिए उन्होंने सभाएं ली, मीटिंग्स की, डेमोन्स्ट्रेशंस किए, रैलियाँ निकाली। On 13 April 1919, a peaceful public meeting was organized in the Jallianwala Bagh in अमृतसर। ऐसी ही एक मीटिंग हो रही थी जालियांवाला बाग में, अमृतसर में। Thousands of men, women and children attended the meeting। हज़ारों लोग, बच्चे, बड़े बूढ़े सब थे वहाँ पर, वो औरतें थी। जनरल डायर blocked the only exit of the park and asked his troops to open fire at the crowd। जनरल डायर जो थे उन्होंने अपने सोल्जर्स को कहा कि ये जो सारे लोग यहाँ पर बैठे, हज़ारों लोग, इनको आप मार दो, शूट।
तो उन्होंने जैसे ही ऑर्डर दिया, सारे सैनिक जो है बिल्कुल बुलेट्स लेके, अपनी अपनी गन्स राइफल्स लेके उन्होंने लोगों को शूट करना स्टार्ट किया। थाउजेंड्स वर किल including women and children. The country was shocked and Gandhiji concluded that India should demand complete independence और पूर्ण स्वराज। और इस मसैकर में, इस घटना में हज़ारों लोगों की जान गई। और इसके बाद गांधी जी ने देखा कि अब हमें पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो हमें लाना होगा इंडिया में। इस मसैकर से, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इससे गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यू कैन सी द पिक्चर हियर, जालियांवाला बाग। ये एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर एंट्री करने का एक ही गेट था और वहीं से उनको बाहर आने के लिए रास्ता नहीं मिला और बहुत सारे लोग जो है वो अंदर ही मार दिए गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया 1920, असहयोग आंदोलन। Gandhiji launched the non-cooperation movement in 1920. He asked the people of India not to work in government offices, resign from their jobs, law firms, schools, colleges, and boycott all British goods. Gandhiji believed in peaceful, non-violent protest. गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, उन्होंने कहा कि हम सब मिलके गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है उनमें से अपने अपने जॉब छोड़ देंगे, रिज़ाइन करो, जो भी काम करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो बंद करो, उनका बाइकआउट करो, उनका बहिष्कार करो। ब्रिटिश गुड्स जो है, बाहर से आने वाला जो प्रोडक्ट थे ब्रिटेन से आने वाले, उनको यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हम नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुली हम प्रोटेस्ट करेंगे। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज गेनिंग मोमेंटम एंड मास सपोर्ट। उन्होंने देखा कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये जो हमने स्टार्ट किया है, इसके थ्रू हम इंडिपेंडेंस ला सकते हैं। बट हुआ क्या? 1922 एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश एन एंग्री मॉब सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन। 1922 में एक जो एंग्री ग्रुप था लोगों का, उन्होंने चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। अब इसमें क्या हुआ कि 22 पुलिसमैन जो थे वो उनकी डेथ हो गई। गांधी जी वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय द वायलेंट टर्न ऑफ द मूवमेंट एंड डिसाइडेड टू कॉल इट ऑफ। और इस चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो है गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया, उन्होंने इसको बंद कर दिया। Then Simon Commission. Since there was widespread unrest in India, the British introduced certain changes in their governance. As a result, a committee was formed under Sir Simon to make necessary modifications to the existing laws. अब जो laws इंडिया में उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, उनको लगा कि इनकी वजह से हमें इंडिया से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो पॉलिसीज़ थी और जो लॉज थे उनको चेंज करने की कोशिश की, और इसलिए उन्होंने जो है सर साइमन को इंडिया में भेजा। लेकिन However, as there was no Indian in the commission, people decided to boycott it. उन्होंने एक कमीशन बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में जिसमें एक भी इंडियन लीडर नहीं था, और इसी वजह से जो है लोगों ने उसको अपोज किया और उसको बाइकआउट किया। द कमीशन came to India in 1929 and was greeted with demonstrations and slogans of Simon Go Back. और जैसे ही ये लोग इंडिया में आए, उनको साइमन गो बैक के नाम से उन्होंने उनको एक मूवमेंट स्टार्ट किया और जगह जगह उन्होंने रैलियां निकाली, स्लोगन्स बोले कि आप यहाँ से चले जाओ, साइमन गो बैक। यू कैन सी द पिक्चर्स हियर। पूरे इंडिया में जो है साइमन गो बैक जो है वो स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग वन सच डेमोन्स्ट्रेशन, लाला लजपत राय वॉज हिट बैडली ऑन हिज हेड एंड पास्ड अवे फ्रॉम दिस इंजरी। और ऐसे ही एक डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, रैली के अंदर, लाला लजपत राय जो लीडर थे कांग्रेस के, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उनको बहुत इंजरीज हुई और जिसमें उनकी डेथ हो गई। इसी बीच में बहुत सारे नए लीडर्स जो थे वो भी आगे आए, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बल्लभ पंत, और उन्होंने लीडरशिप को संभाला। इसी तरह से सी राजगोपालाचारी और चित्तरंजन दास, ये भी कांग्रेस के लीडर्स थे। Dandi March and Civil Disobedience Movement. The British laws were unfair and unjust. One such law was the Salt Law, which did not allow the Indians to make salt from the sea water. Instead, the Indians had to purchase the salt from the British at higher price. अब दांडी मार्च क्यों हुआ था? जैसे कि हमें पता है कि इंडियन जो लोग थे उनके लिए ब्रिटिश पॉलिसीज़ अच्छी नहीं थी, और इसी के चलते एक पॉलिसी आई थी सॉल्ट लॉ, और इसके तहत इंडिया के जो लोग थे उनको सी वाटर से सॉल्ट बनाने के ऊपर उन्होंने बैन किया, और उन्होंने इंडियंस को
सॉल्ट जो है ब्रिटिश जो कंपनीज थी उनसे खरीदने के लिए उन्होंने मजबूर किया, वो भी हायर प्राइस पे, ज़्यादा रेट में उनको परचेस करना पड़ता था। गांधी जी डिसाइडेड टू डिफाई दिस लॉ, गांधी जी ने इस लॉ को डिफाई करने की कोशिश की। ही अलॉन्ग with his followers walked 300 kilometers from Sabarmati Ashram in Ahmedabad to Dandi, a small village near the sea shore in Gujarat। अब दांडी जो कि छोटा सा विलेज था गुजरात में सी शोर पे, जहाँ पर नमक बनता था, सॉल्ट बनता था। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो था वहाँ से, जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ से दांडी तक उन्होंने एक वॉक स्टार्ट किया। दिस जर्नी वॉज हिस्टोरिकली कॉल्ड द दांडी मार्च, और इसी को हम कहते हैं दांडी मार्च। ऑन रीचिंग दांडी, गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट। बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ वो दांडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने नमक को अपने हाथ में लेकर वहां पर नमक बनाकर इस लॉ को तोड़ा। दे वर लाठी चार्ज, और इस दांडी मार्च के बाद जो उन्होंने नमक का जो कानून था उसको तोड़ दिया, इसकी वजह से वहाँ जो उनके फॉलोअर्स थे उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ बाय ब्रिटिश सोल्जर्स। मेनी वर इंजर्ड बट दे स्टूड यूनाइटेड इन देयर रिजॉल्व। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और लाठी चार्ज होने के बाद भी लोग वहाँ से हटे नहीं, वो डटे रहे, और इसी से जो स्टार्ट हुआ था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। At the Lahore session of 1929, the Congress declared that it wanted complete independence from the British. This gave shape to the civil disobedience movement. The Dandi March had already motivated the people. The movement saw active participation from various parts of India. In the northwestern part of India, the movement was led by Khan Abdul Ghaffar Khan, who was also known as the Frontier Gandhi. हमने देखा कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ दांडी मार्च के बाद, और इस मूवमेंट के लिए इंडिया के हर कोने से जो है वो सपोर्ट मिला। और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पर इस मूवमेंट को लीड किया खान अब्दुल गफ्फार खान, जो जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते थे। वर्ल्ड वॉर टू एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ कम्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में ये स्टार्ट हुआ, और ये हुआ था दो ग्रुप्स में, जैसे जर्मनी, इटली, जापान एक तरफ थे, और फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस एंड सोवियत यूनियन जो थे वो एक तरफ थे। इसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस और सोवियत यूनियन का जो ग्रुप था, ये जो कंट्रीज थी, वो इस वॉर में जीत गए थे। यू कैन सी हियर एलाइड पावर्स एक ग्रुप था जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस थे, ये 4 ग्रुप्स थे, 4 कंट्रीज। और एक्सिस पावर्स जो थी जर्मनी, इटली और जापान, ये जो 3 कंट्रीज थे, इनके बीच में ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। अब इस वर्ल्ड वॉर में भी जो है इंडिया की तरफ से बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उनको भेजा गया विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स। इंडियन लीडर्स को कंसल्ट किए बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में भी भेज दिया। On 8 August 1942, at the All India Congress Committee session in Mumbai, Gandhiji launched the Quit India movement. The next day, Gandhi, Nehru and many other leaders were arrested. This angered the Indian people and they held demonstrations all over the world. आप देख सकते हो पिक्चर में, ये demonstration है during the Quit India movement. और World War II के बाद जो है इंडिया में Quit India movement स्टार्ट हुआ था, और जस्ट स्टार्ट होने के बाद ही जो इंडिया के लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, गांधी जी, नेहरू, उनको अरेस्ट कर लिया गया, और पूरे इंडिया में जो है वो प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट होने लगा। तो इस तरह से इंडियन सोल्जर्स को भी वहाँ भेजा गया था। आप देख सकते हो उस समय का ये एक न्यूज़पेपर का पिक्चर है, और इंडियन कांग्रेस लीडर्स जो है उनको अरेस्ट करने की न्यूज़ जो है पेपर में छापी गई थी। बहुत सारे लीडर जो थे उनको भी अरेस्ट कर दिया गया था, जैसे कि गांधी जी हैं, मिसेस गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये भी एक न्यूज़पेपर का कटिंग है। गांधी जी कॉल्ड फॉर अ वॉलंटरी ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया। अब गांधी जी ने कहा कि अब जो है इंडिया से ब्रिटिशों को अपने आप निकल जाना चाहिए, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने एक स्लोगन दिया इंडिया के लोगों को, डू और डाई, करो या मरो। थाउजेंड्स वर इंजर्ड एंड मेनी वर किल्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में, इसमें हज़ारों लोग जो थे वो मारे गए, हज़ारों लोग जो जख्मी हुए,
इस क्विट इंडिया मूवमेंट में। स्ट्राइक्स वर हेल्ड इन मेनी प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे स्ट्राइक्स हुए थे, लोगों ने बहिष्कार किया था ब्रिटिश सोल्जर्स का। पुलिसमैन ट्राइंग टू हिट डेमोन्स्ट्रेटर्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, बॉम्बे अगस्त 1942 की ये पिक्चर है, आप देख सकते हो यहाँ पर। द ब्रिटिश सप्रेस्ड मेनी ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशंस बाय मास अरेस्ट। मास अरेस्ट मतलब बहुत सारे लोगों को उन्होंने जेल में डाला। मोर देन 1 लाख पीपल वर पुट इन द जेल, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने जेलों में बंद किया। वुमेन टू पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर, और बहुत सारी इंडिया की जो वुमेन लीडर्स थी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। द क्विट इंडिया मूवमेंट यूनाइटेड द पीपल ऑफ इंडिया एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिकम स्ट्रॉन्गर। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वर्ल्ड वॉर II के बाद वो और स्ट्रांग हुआ, और इन्होंने फिर एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो उनकी मांग थी, डिमांड थी, वो उसको स्ट्रांग किया। वुमेन इन क्विट इंडिया मूवमेंट, आप देख सकते हो पिक्चर यहाँ पर। जो उषा मेहता जो थी, उन्होंने रेडियो ट्रांसमीटर एक सेटअप किया था और उसको नाम दिया था वॉइस ऑफ फ्रीडम। यहाँ से वो क्विट इंडिया मूवमेंट की जो भी जानकारियाँ थी, इंफॉर्मेशन थी, वो लोगों तक पहुँचाती थी। देन मातंगिनी हजरा, अरुणा असफ अली और सुचिता कृपलानी, ये भी कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थी उस टाइम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ट्वाइस, 2 बार वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ही वॉज ऑल्सो सेंट टू जेल बाय ब्रिटिश अ नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार उनको जेल भेजा गया। इन 1941 ही मैनेज टू लीव इंडिया थ्रू अफगानिस्तान, और 1941 में वो अफगानिस्तान चले गए। व्हेन ही वॉज जापान इन 1943 ही ऑर्गेनाइज्ड एन आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम आउटस्कर्ट्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, उनको कलेक्ट किया। देन ही फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, उन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। द आर्मी ऑल्सो हैड अ वुमेन रेजिमेंट नेम्ड रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट जो थी उसमें वुमेन थी, लड़कियां थी। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वुमेन रेजिमेंट, आप देख सकते हो यहाँ पर। आज़ाद हिंद सेना जो थी, इंडियन मिलिट्री की जो आर्मी थी, उसका ये लोगो है, दोनों आप देख सकते हो यहाँ पर। द कॉल जय हिंद वॉज गिवन बाय नेताजी, और उन्होंने एक स्लोगन दिया था हमें, जय हिंद, इट वॉज गिवन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंडिया गेन्स फ्रीडम, द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। हमें पता है कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने स्टार्टिंग से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंडिया में अप्लाई की थी। टू वीकन द यूनिटी ऑफ द नेशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू द डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम लीग टू डिवाइड इंडिया इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग जो एक अलग से ग्रुप था मुस्लिम्स का, उन्होंने ये डिमांड रखी कि उनको अलग कंट्री चाहिए, इंडिया से अलग पाकिस्तान। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल था वो था इंडिया के उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे और वाइसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ही इज़ लॉर्ड माउंटबेटन, और इनकी वजह से जो है वो ही इज़ जिन्ना एंड जवाहरलाल नेहरू, ये तो मुस्लिम जो लोग थे, कम्युनिटी थी, उनके लीडर थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडिया के उस टाइम के बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर थे। तो इस तरह से इंडिया जो था एक यूनाइटेड जो कंट्री था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो आप देख सकते हो मैप में, पार्टीशन ऑफ इंडिया इन अगस्त 1947, ये पाकिस्तान है, और ये है बांग्लादेश जो कि 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इसका जो असर हुआ था वो बहुत बुरा था। हज़ारों लाखों लोग जो थे इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे। बहुत सारे लोग जो थे इन्होंने इसमें सफ़र किया, अपने घर, अपने खेत सब छोड़ के वो पाकिस्तान में चले गए जो मुस्लिम थे। ये जो पार्टीशन था इंडिया और पाकिस्तान का, ये इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें एक बहुत बड़ा लॉस था हमारे लिए। यू कैन सी द पिक्चर्स, ये सारे पिक्चर्स जो है वो पार्टीशन के हैं उस टाइम के। आप देख सकते हो, आप बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में लोगों ने इंडिया को छोड़ा था, और उस तरफ जो इंडियंस जो हिंदूज थे वो इस तरफ उन्होंने शिफ्ट करना स्टार्ट किया था। It was in his speech as the first Prime Minister of independent India that Nehru uttered the wonderful words. अब पाकिस्तान जो अलग हो गया था
1947 में ऑन 14 अगस्त। तो उस समय जो फर्स्ट स्पीच दिया था एज अ प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो थे नेहरू जी, इन्होंने अपने फर्स्ट स्पीच में ये कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। Indian leaders were deeply saddened by these developments. On 14 August 1947, at the stroke of midnight, India became free. और आप देख सकते हो ये उस समय का एक न्यूज़पेपर है, द हिंदुस्तान टाइम्स। आप डेट भी यहाँ देख सकते हो, फ्राइडे अगस्त 15, 1947 का ये पेपर है। और इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। तो इस तरह से जो है इंडिया को फ्रीडम मिला ब्रिटिश रूल से। A new nation called Pakistan was formed out of India, which became an Islamic state. भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी की रात यानी 14 अगस्त की रात 12 बजे के बाद पंडित नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस भाषण का शीर्षक था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी कि भाग्य के साथ वादा। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना। नेहरू का यह भाषण 20वीं सदी के 11 महानतम भाषणों में शामिल माना जाता है। भारत जाग रहा है और स्वतंत्र है। इसका एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको यहाँ पर रीड करके बताती हूँ कि उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था। वर्षों पहले हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह से न सही पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में एक बार ही आता है। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत फिर से खुद को खोज पाने के लिए आज़ाद है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों को खुलने का। इससे भी बड़ी जीत और उपलब्धियां हमारा इंतजार कर रही हैं। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जाग रहा है और स्वतंत्र है। तो ये उनका स्पीच था जो उन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ था जब वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। और एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने फर्स्ट स्पीच में उन्होंने ये बातें कही थी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद and Pandit Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of Free India. After independence, a Constituent Assembly was set up to draft the Constitution of India. The Constitution was adopted by the Constitution Assembly on 26 November 1949 and it came into effect on 26 January 1950. भारत जो है एक प्रजासत्ताक राष्ट्र बन गया था और इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पहले एक असेंबली बनाई गई और इस असेंबली ने 26 नवंबर को 1949 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। 26 जनवरी वॉज चोजन एज अ ट्रिब्यूट टू द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज इन 1930। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इज रिगार्डेड एज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो BR अम्बेडकर जो थे, बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था और वो उनको हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जानते हैं। तो इस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था यानी कि ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उसको हमने बड़ी मुश्किल से हटाया इंडिया से और 1947 में हमें पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो था वो इंडिया को मिला। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा और ये वाला वीडियो जब आप देखोगे तो आपको एक पूरा हिस्ट्री जो है इंडिया में जब ब्रिटिश आए थे और किस तरह से हमने उनको इंडिया से निकाला, तो उनकी एंट्री और एग्जिट तक का जो पूरा एक सफ़र है वो आप इन दोनों वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। We will meet again in our next video soon. So till then, take care. Bye bye.